आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पुनर्जन्म सूर्या रोशनी का मिलन एपिसोड 5। इससे पहले सूर्या उन्हें उल्टा लटकाता जो रोते हुए अपनी जबान खोलता है। सर, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। सर, ये सच है, हम सब नेहा और राहुल से बदला लेना चाहते थे। हमने प्लानिंग की थी दोनों को फंसाने की। मैं नेहा से बदला लेने के लिए उसे होटल के रूम में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन मुझे उसने छिड़क दिया और मेरे सिर में फूलदान मार दिया और भाग गई। सूर्या दहाड़ते हुए, नेहा के पास रिवॉल्वर कहाँ से आई थी? जो खामोश रहा। सूर्या ने फिर से उसे मारा। सर, बताता हूँ, रोते हुए जो बोला। सर, ये सब प्लानिंग के तहत किया गया था। मैंने उस रूम में पहले ही रिवॉल्वर रख दी थी। मैं इतने टाइम से नेहा के साथ था, मुझे पता था नेहा के साथ ऐसा करने से वो क्या क्या कर सकती है। वो मुझे मारकर वो रिवॉल्वर लेकर भाग गई थी। सूर्या, लेकिन तुम उसे मारना क्यों चाहते थे? जो सर, मैंने सोचा था एक तीर से दो निशाने लग जाएं, क्योंकि रोशनी को भी फंसाना था। सूर्या सुनते ही चौंक गया। उसने जो की बात दोहराई। रोशनी को फंसाना था, लेकिन क्यों? जो क्योंकि मुझे इसके लिए 10 लाख रुपए मिले थे। लेकिन सूर्या, 10 लाख? लेकिन लेकिन क्या? जो सर, प्लानिंग ये थी कि नेहा वो रिवॉल्वर लेकर हॉस्टल अपने रूम में जाएगी और पूरी तरह टूट जाएगी, जिस कारण वो बाहर भी नहीं निकलेगी और आत्महत्या का जरूर सोचने लगेगी। उसी वक्त हम रोशनी को भेज देंगे और मैं हॉस्टल में उसके रूम की खिड़की से उसे शूट कर दूंगा और रोशनी फंस जाएगी। लेकिन सर, मैंने नेहा को नहीं मारा, मैं तो जाने ही लग रहा था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही रोशनी ने नेहा पर गोली चला दी। सूर्या, और अगर नेहा उस रिवॉल्वर से तुम्हें ही खत्म कर देती तब? जो नहीं सर, मैं नेहा को अच्छे से जानता था, वो मुझ पे कभी गोली नहीं चलाएगी, अपनी जान ले लेगी। सूर्या, और 10 लाख किसने दी थी तुम्हें इतनी बड़ी रकम? जो ने राघव की तरफ इशारा किया। सूर्या के चेहरे के तेज से ही राघव के डर के मारे खिड़की बन गई। सूर्या ने राहुल की तरफ देखा। राहुल बौखला गया। चल, अब तेरी बारी, अब सब सच उगल दे। तूने नेहा को क्यों मारा? तू तो उससे प्यार करता था ना? या तू भी रोशनी को फंसाने वाला था? राहुल, सर, ये सच है, मैं नेहा से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। पैसों के लालच में अंधी होकर इस जोजो के साथ घूमने फिरने ऐश करने लगी। मैं उसकी याद में तड़पता रहता था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी आंखों पर दौलत का चश्मा चढ़ चुका था। उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने रोशनी को अपने करीब आते देखा तो मैंने भी इसका फायदा उठाना चाहा। मैंने सोचा कि जब मुझे इतनी खूबसूरत अमीर बाप की बेटी मिल रही है तो मैं भी उसे क्यों याद करूं, क्यों आंसू बहाऊं? जब उसने ही मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूं? मैंने भी खुद को मजबूत किया और रोशनी को प्रपोज करने का इरादा कर लिया। लेकिन रोशनी तो मुझे और नेहा को मिलवाने के चक्कर में लगी हुई थी। अब मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने नेहा को अपने और रोशनी के बीच से हटाने की सोचने लगा। मैंने नेहा को मारने की प्लानिंग की। उस दिन जब रोशनी मुझसे मिलकर उसके हॉस्टल के रूम में गई तो मैं भी अपनी बाइक उठाकर बाहर निकल गया और चोरी छुपे अपने दोस्त की रिवॉल्वर ले आया। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। रोशनी के बाप के पास इतना पैसा और पहुंच है, वो तो उसे एक चुटकी बजाते ही छुड़ा लेगा और फिर मैं और रोशनी एक हो जाएंगे और रोशनी का सब कुछ मुझे ही मिलेगा। मेरी आंखों में रंगीन सपने ने जन्म ले लिया था। जब मैं हॉस्टल आया और उसके रूम के बाहर बनी खिड़की में उन दोनों को देख रहा था तो उन दोनों में रिवॉल्वर को लेकर छीना झपटी हो रही थी। मैंने तभी नेहा पर गोली चला दी और फिर जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ और फिर थोड़ी देर बाद हॉस्टल के रूम में आ गया, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन सब उल्टा हो गया सर। रोशनी के डैड को जब इस बात का पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे और अब उसकी दौलत पर उसके मामा नाग की तरह विराजमान है। सूर्या ने अब गुस्से से राघव को देखा। मामा, माँ का ही दूसरा रूप होता है और तुम तो कंस निकले। थू।
अपने जीजा और भांजे के साथ ये सब खेल खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सूर्या ने खींचकर राघव को 3-4 जड़ डाले। राघव रोते हुए बौखलाते हुए बोला, हाँ, मैंने ही जोजो को 10 लाख दिए थे रोशनी को फंसाने के लिए, और मैंने ही जीजा जी को ये खबर दी थी कि हमारी रोशनी पर गोली चल गई है, और मौके पर ही रोशनी खत्म हो गई। मुझे अच्छे से मालूम था कि रोशनी की ये खबर उनसे बर्दाश्त नहीं होगी और उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि रोशनी में जीजा जी की जान बसती थी। और हुआ भी ऐसा ही। जब मैंने यह खबर जीजा जी को दी, उसी वक्त जीजा जी अपने कैबिन में थे, और ये सुनते ही जब उन्हें वहाँ अटैक आया तो मेरी आंखों के सामने तड़पते रहे, लेकिन मैं उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गया, और 2 मिनट के अंदर अंदर उनका खेल खत्म हो गया और मेरा काम आसान हो गया। सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। सूर्या ने एक बार फिर अपनी स्टिक उठाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे इन गंदे इरादे, इस घिनौने षड्यंत्र से एक मासूम की जान चली गई, और एक मासूम जेल की सलाखों के पीछे पिछले 2 साल से नर्क से बदतर जिंदगी जी रही है, और गुनहगार लोग तुम खुलेआम मस्ती में जी रहे थे। सूर्या की आंखें और जबान में बहुत ज्यादा गुस्सा था। सब कांस्टेबल्स भी सूर्या के गुस्से को देखकर हैरान थे। अगले दिन कोर्ट में रोशनी और उन तीनों को पूरे सबूत के साथ पेश किया गया, और तीनों को उनके जुर्म के आधार पर सजा दी गई, और रोशनी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सूर्या ने राहत की सांस ली। रोशनी और सूर्या जब आमने सामने आए तो दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए। आज जैसे ही रोशनी के मन का सारा गुबार बाहर आ निकला, और वह बिलक बिलक कर रो पड़ी और सूर्या के सीने से लग गई। सूर्या ने भी उसे अपने हाथों से कस लिया और उसका सर सहलाने लगा। काफी देर तक रो लेने के बाद रोशनी सूर्या से अलग हुई तो झेप उठी। सूर्या भी थोड़ा शर्मा गया। सूर्या ने रोशनी को गाड़ी में बैठाया और जेल की तरफ चल दिया। कुछ पेपर वर्क बाकी थे, वो पूरे करने थे। सूर्या रोशनी को जेल लेकर पहुंच गया। रोशनी जब जेल में आई तो उसके साथी कैदी उसकी रिहाई की खुशी में बहुत खुश थे। सबने उसे बधाई दी, और साथ में कड़वी हकीकत याद आते ही रोशनी के आसपास के सभी कैदी और हवलदार गमगीन महसूस करने लगे, और खुशी के साथ उसके जाने का गम भी सभी के मन में था। लेकिन रोशनी के जाने के बाद भी उसने शुरू की ही प्रगति कभी भी रुकने वाली नहीं है। बहुत लोग प्रार्थना के लिए, शिक्षा के लिए और हैंडीक्राफ्ट सिखाने के लिए तैयार हो चुके थे। रोशनी के साथ सेल में जो चाची रहती थी, उनको रोशनी के जाने का सबसे ज्यादा दुख था। उन्हें तो पूरा दिन हो गया था रोते रोते। उनका सिर्फ यही दुख था कि रोशनी के जाने के बाद वह अपनी सुख दुख की बातें किससे करेंगी। उनको रोशनी के यहाँ से निकलने की जितनी खुशी थी, उतना ही दुख था कि अब वह अकेली हो जाएगी। रोशनी ने उन्हें बहुत सांत्वना दी कि आप भी जल्द यहाँ से छूट जाओगी, फिर हम साथ में ही रहेंगे। वैसे भी अब रोशनी का कोई परिवार ही नहीं था, इसीलिए जेल में वह उसकी चाची थी, बाहर निकलकर उसकी माँ बन जाएगी। यह बात सुनकर चाची को सांत्वना मिली और वह शांति से सो गई। रोशनी ने सूर्या से 1 हफ्ता और जेल में ही रुकने की इजाजत मांगी। 1 हफ्ता और वो सबके साथ खुलकर जीना चाहती थी। इसके बाद 1 हफ्ता कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। सूर्या जब रोशनी की रिहाई का सारा पेपर वर्क खत्म कर रहा था, तभी सूर्या को दीपक का फोन आया। हाँ दीपक, बोलो। रोशनी की रिहाई हो गई क्या? हाँ, बस थोड़ा सा पेपर वर्क चालू है। बोलो ना, क्या हुआ? दीपक, मैं और माया रोशनी को लेने के लिए आ ही रहे थे, तब रास्ते में पता चला कि माया की माँ की तबीयत खराब हुई है, इसीलिए हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम रोशनी को फिलहाल अपने घर ले जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। सूर्या, तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर ही लेकर जाने वाला था रोशनी को। फोन कट करके कांस्टेबल को अंदर बुलवाया। कांस्टेबल परमिशन मांगकर अंदर आया। रोशनी को बुलाकर लाओ। जी सर। कांस्टेबल रोशनी को सूर्य का संदेश देने के लिए बाहर जाता है। रोशनी दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। आपने मुझे बुलाया सर? आज रोशनी बहुत ही अलग लग रही थी। लाल और सफेद कुर्ती का कॉम्बिनेशन उस पर जच रहा था। सूर्या बात करते हुए रोशनी पर सम्मोहित होकर खो गया। रोशनी ने सूर्या को नींद में से उठाया। सूर्या, अरे हाँ रोशनी, मुझे दीपक का कॉल आया था। माया की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए वो दोनों हॉस्पिटल गए हुए हैं। रोशनी, कोई बात नहीं सर,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। सूर्या, मिस रोशनी, आप मेरे साथ चलिए, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अब मेरी है। रोशनी, नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ, आप बेफिक्र रहिए। सूर्या, मिस रोशनी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। रोशनी, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ करना रोशनी, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम बाहर पहुँचो, मैं 5 मिनट में बस आ रहा हूँ। सूर्या थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है। वह दोनों गाड़ी में बैठते हैं। रोशनी, हम कहाँ जा रहे हैं? सूर्या, फिलहाल तो मेरे घर पर, क्योंकि अभी तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर नहीं भेज सकता। पहले वहाँ का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, और माया और दीपक भी नहीं है। रोशनी, नहीं सर, प्लीज़ मुझे मेरे घर ही छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं तो कहीं और ले चलिए मुझे। सूर्या, मिस रोशनी, मेरे घर पर सिर्फ मेरी माँ और एक छोटी बहन ही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। सूर्या डोरबेल बजाता है। छोटी माँ दरवाज़ा खोलती हैं। वह सूर्या को किसी लड़की के साथ आया हुआ देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं। अंदर जाने पर माँ रोशनी को देखती है तो चौंक जाती है। सूर्या, रोशनी तुम यहीं पर बैठना, कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। माँ तुम मेरे साथ आओ। सूर्या और माँ दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। माँ, सूर्या, ये लड़की कौन है? माँ, ये रोशनी है, दीपक की पत्नी है ना माया, उसके दोस्त। माँ, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? उसकी आज ही जेल से रिहाई हुई है। दीपक और माया उसे लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन माया की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन दोनों को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, इसीलिए मैं रोशनी को यहाँ लेकर आया। जब तक वो लोग नहीं आते, फिर उसके बाद रोशनी अपने घर चली जाएगी। माँ, अब तुम जेल से अपने कैदियों को भी यहाँ लेकर आओगे क्या? सूर्या, माँ प्लीज, सिर्फ 2-3 दिनों की ही तो बात है, और उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। माँ, उसके ऊपर छोटे आरोप लगे थे, उसने नेहा को नहीं मारा। जिन लोगों ने मारा है वो अब जेल के अंदर बंद हैं। माँ, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो थैंक्स। माँ चलो बाहर। दोनों बाहर आते हैं। रोशनी, सर, पक्का ना आपको कोई दिक्कत नहीं है? सूर्या, मिस रोशनी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर रहिए। रोशनी, सर प्लीज़ एक बार माया को कॉल करके मेरी बात करा दीजिए ना। सूर्या दीपक को वापस से कॉल करता है और फिर रोशनी को देता है। हेलो जीजू, माँ कैसी है? दीपक, माँ ठीक है, लेकिन लग रहा है कि और 2-3 दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। तुम सूर्या के घर पर ही रहोगी ना? प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जब हम आएंगे तब तुम्हें घर लेकर जाएंगे। रोशनी, आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ अच्छे से हूँ, आप माँ का ख्याल रखिएगा। सूर्या, तुम यहीं पर रहना, मैं शाम तक आ जाऊँगा। सूर्या बाहर चला जाता है। तुम बैठो, मैं टीवी चालू कर देती हूँ, माँ ने रोशनी को कहा। रोशनी, नहीं नहीं आंटी, मुझे बैठे नहीं रहना है, आप बताइए, मैं आपको काम में मदद करती हूँ। माँ, ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। रोशनी और माँ दोनों रसोई की तरफ चले गए। सूर्या जब जेल पर पहुंचा तो सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट्स जहाँ पर चल रहा था उस तरफ जाकर अपनी नज़र दौड़ाई। कैसा चल रहा है काम? सूर्या ने सबसे पूछा। एकदम चकाचक, चाची ने खुश होते हुए सूर्या से कहा। सूर्या, चाची, क्यों सब ऐसे एकदम शांत बैठे हुए काम कर रहे हैं? अब भी पहले की तरह जोश से काम करिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ चाची, अगर रोशनी को पता चलेगा कि सब कुछ इतना ठंडा पड़ गया है तो उसे कितना बुरा लगेगा। चाची, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी इस सबके ठंडे पड़ गए शरीर में ऊर्जा भर दूंगी और फिर से ये सब लोग इस तरह से ही काम करने लगेंगे जैसे यहाँ रोशनी हाजिर हो। ठीक है चाची। सूर्या खुश होकर वहां से आगे निकल गया। सूर्या के घर जाने के बाद ही थोड़ी देर में ही माँ और रोशनी दोनों के बीच कुछ पल तक ऑकवर्ड माहौल रहा और फिर दोनों के बीच बातें होने लगी और छोटी माँ रिंकी के साथ भी जमने लगी। सूर्या जब दोपहर को खाने के लिए घर आया और उसने माँ और रोशनी के बीच की बातें सुनी तो उसे खुद भी आश्चर्य हुआ कि ये सब अचानक क्या हो गया। सूर्या जब खाने के लिए बैठा तो उसे माँ ने पूछा, सूर्या, मैं रोशनी और आज शाम को मार्केट में खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? सूर्या, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, आप लोग जाइए खूब शॉपिंग कीजिए। माँ, बेटा तू भी चल ना हमारे साथ, काफ़ी टाइम से हमने साथ शॉपिंग भी नहीं की है।
सूर्या, माँ सच में मुझे बहुत काम है। आप लोग सब खरीदारी निपटा लीजिएगा। मैं शाम को अगर हो सकेगा तो जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। माँ, तुम और तुम्हारा काम, बस तुम्हें कभी हमारे लिए फुर्सत ही नहीं होती। खाना खाने के बाद रोशनी और छोटी माँ सब काम निपटाने के लिए किचन में चली गई और सूर्या माँ से बात करने के लिए कमरे में चला गया। माँ, सब कुछ ठीक ठाक है ना? मेरा मतलब रोशनी। माँ, अच्छी लड़की है, सुंदर है, होशियार है और घर के बाहर के सब काम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सूर्या, हाँ, होशियार तो बहुत है। जेल में मुझे कैदियों के सारे काम में उसने बहुत मदद की है। माँ, हाँ, आज सुबह से मुझे घर के सारे कामों में भी बहुत मदद कर रही है। सूर्या, अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर कुछ भी काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। कहकर सूर्या वहां से निकल गया। शाम को रोशनी और माँ दोनों खरीदारी करने के लिए चले गए। माँ ने छोटी माँ रिंकी और रोशनी के लिए भी कपड़े लिए। सूर्या शाम को जब घर आया तब भी वह दोनों बाजार से आए हुए नहीं थे। सूर्या ने माँ को फोन किया। माँ, कहाँ हो आप लोग? मैं घर पहुँच गया हूँ। माँ, आ रहे हैं हम, बस 10-15 मिनट में। सूर्या, मैं छोटी माँ और रिंकी को भी ले आता हूँ और आप लोगों को भी वहाँ से पिक कर लेता हूँ। फिर हम लोग कहीं अच्छी जगह पर खाना खाने चलते हैं। माँ, हाँ ठीक है। सूर्या छोटी माँ और रिंकी को लेकर निकल पड़ा और उन लोगों को भी बाजार से ही पिक कर लिया और फिर वह सब लोग एक अच्छे होटल पर खाना खाने चले गए। रोशनी 2 साल बाद ऐसे मुक्त होकर बाहर घूम रही थी, अच्छा खाना खा रही थी। उसे सूर्य के परिवार के साथ काफी अच्छा लग रहा था। फिर सब बाहर निकल आए। सूर्य भी बिल पे करके बाहर आ गया और सब घर चल पड़े। सुबह जल्दी उठकर सूर्य काम पर चला गया। रोशनी ने भी माँ और छोटी माँ के साथ मिलकर प्रार्थना पूजा वगैरह किया और काम में लग गई। रिंकी स्कूल चली गई। काम करते हुए बातों में माँ ने रोशनी से पूछा, अब आगे जीवन में वह क्या करना चाहती है? रोशनी, अभी इतना कुछ सोचा नहीं है। घर जाने के बाद भी सब डिसाइड किया जाएगा। लेकिन मैं डैड का बिजनेस शुरू करूंगी और कैदियों के सुधार के लिए भी काम करना चाहती हूँ। माँ, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बेटा। सूर्य भी समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता। इतना कहती हूँ लेकिन एक नहीं सुनता। रोशनी, आप फिक्र मत करिए आंटी जी। एक दिन शाम को जब सूर्य घर आया तब माँ और रोशनी बाहर बैठे हुए थे। सूर्य थोड़ा शर्मा सा गया, फिर अंदर चला गया। माँ ने सूर्य को कहा, तब से तुम्हें क्या हो गया है सूर्य? तुम समय पर घर आने लगे हो। सूर्या, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस काम जल्दी खत्म हो जाता है। हंसी चुराते हुए अपने कमरे में चला गया। सुबह नाश्ता करके सूर्य काम पर जाने के लिए निकल गया। रोज की तरह ही उसने जेल की विजिट की, कैदियों से मिला, लेकिन आज किसी भी तरह से उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सिर्फ और सिर्फ रोशनी के ही विचार आ रहे थे। उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर 2 मिनट में उसे दौड़कर रोशनी के पास चले जाने का मन हो रहा था। इससे पहले उसे यह फीलिंग कभी भी नहीं आई। दिल तो उसका रोशनी को जिस दिन पहली बार देखा था उसी दिन से धड़क रहा था, लेकिन अब और ज्यादा बेचैनी ने उसके अंदर जन्म ले लिया था। लेकिन उसने ये सब विचार छोड़कर फिर से अपने आप को काम में लगाया। दोपहर को जब सूर्य घर आया और खाना खाने बैठा तब घर का वातावरण बिल्कुल शांत था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। छोटी माँ ने चुप्पी तोड़कर बात शुरू की और कहा, सूर्य, कब तक ऐसे चलता रहेगा? तुम शादी कर लो, खुद के लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए ही कर लो। सूर्या, छोटी माँ प्लीज ये टॉपिक मत निकालिए। मैं अभी इस बारे में बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। माँ, तू ही बता फिर, तुझे कौन पसंद है? तुझे क्या करना है? सूर्य यह बात सुनकर चौकन्ना सा रह गया। रोशनी ने उसे पानी ला कर दिया। सूर्या, माँ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। माँ, रोशनी, तुम ही बताओ। सूर्य को हम सबसे ज्यादा अब तुम जानने लगी हो। रोशनी, ऐसा कुछ नहीं है। जेल में वह जो काम कर रहे थे उसके बाद अपने बारे में सोचने का समय ही किसे मिलता है। माँ, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है।
रोशनी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं आंटी जी। जेल के बारे में सब लोगों के मन में अपनी बनाई हुई एक तस्वीर होती है। सब लोग जेल को एक बुरी जगह मानते हैं और असल में वह अच्छी जगह बिल्कुल है भी नहीं। लेकिन एक बार वहां जाकर सब परिणाम बिल्कुल बदल ही जाते हैं और सर जो काम कर रहे हैं वो तो स्पीचलेस है। बहुत लोगों की जिंदगी में सुधार लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका ही हाथ है। माँ, रोशनी, तुम जो बात कर रही हो वह बिल्कुल सही है और यह सुनकर मुझे मेरे बेटे पर पहले जितना गर्व था उससे भी ज्यादा अब होने लगा है। लेकिन जिंदगी बसर करने के लिए किसी का सहारा तो होना ही चाहिए ना। रोशनी, आपकी बात बिल्कुल सही है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, सर भी एक दिन तैयार हो ही जाएंगे। रोशनी ने आंखों में शैतानी चमक लाते हुए कहा। माँ ने भी हंसकर कहा, हाँ, तुझे बहुत पता है वो कब तैयार होगा इस बारे में। मैं अभी आती हूँ, कहकर रोशनी वहां से चली गई। दीपक और माया घर आ चुके थे। उन्होंने सूर्य से रोशनी को उनके घर छोड़ने को कहा। शाम होते ही सूर्य रोशनी को लेने के लिए आ गया। सब लोग चाय पीकर बाहर निकले। रोशनी ने पैर छूकर माँ और छोटी माँ के आशीर्वाद लिए। माँ, रोशनी बेटा, हमें भूल मत जाना, हमसे मिलने के लिए आते रहना। रोशनी, हाँ माँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। बिल्कुल आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए। बाय रिंकी। बाय दीदी। रिंकी और रोशनी दोनों गले मिले। फिर सूर्य और रोशनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी सूर्य के घर से निकल गई। रोशनी अभी भी सूर्य का उसके लिए जो प्यार था उससे अनजान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी कुछ महसूस होता था। उसे खुद समझ नहीं आता था सूर्य के लिए उसके दिल में हलचल क्यों होती है। सूर्य के मन में दुविधा बढ़ती ही जा रही थी। वह कह कर भी नहीं कह पा रहा था और कहे बिना रह भी नहीं पा रहा था। दोनों के बीच पूरे रास्ते गहरी खामोशी छाई रही। इतने में माया और दीपक का घर आ गया। सूर्य ने गाड़ी रोकी। रोशनी, तुम चली जाओ, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। इट्स ओके सर, कहकर वह चली गई। सूर्य उसे जाते हुए देखते रहा। उसे रहा ना गया और उसके मुंह से निकल ही गया, रोशनी। हाँ सर। सूर्य, कुछ नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सूर्य से कुछ भी बोला नहीं गया। रोशनी ने नजरें चुराई और आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद वह कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर उसने अपने आप को बिस्तर पर फेंक दिया। सूर्य को पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ जीवन में ये क्या हो रहा है। रोशनी के जाते ही माया ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगी। सॉरी रोशनी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकी। वो छोड़ो, माँ की तबीयत अब कैसी है ये बताओ। माया, उनकी तबीयत ठीक है अब, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम माँ के पास बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रात हुई और सब लोग सो गए। रोशनी को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सूर्य के ख्याल आने लगे। मुझे यहाँ पर चैन क्यों नहीं पड़ रहा है। सूर्य का जब साथ था तब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और अब उसके बिना एक पल भी नहीं कट रहा है। जो कुछ भी हो, मैं गुनहगार और कैदी थी। ये दुनिया पहले की तरह कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। क्या सूर्य मुझसे? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। वह करवट बदलती रही और ऐसे ही ऊटपटांग विचार उसके मन में चलते रहे और इस बीच उसे कब नींद आ गई ये पता भी नहीं चला। उसके 2-3 दिन बाद जब रोशनी को पता चला कि मालती आंटी की तबीयत खराब है तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई। तब रिंकी ने दरवाज़ा खोला। दोनों बहुत खुश हुई। तभी छोटी माँ भी आ गई। वह भी रोशनी को देखकर बहुत खुश हो गई। रोशनी माँ के पास कमरे में गई। उन्हें बुखार आया हुआ था। उसे देखकर माँ भी खुश हो गई। माँ ने उसे बैठने को कहा और छोटी माँ को चाय बनाने के लिए कहा। रोशनी, आप बैठिए छोटी माँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। दोनों माँ एक साथ बोली, अरे वाह, आज कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथ की चाय पीने को मिलेगी। रोशनी किचन में गई और तभी सूर्य हाथ में एक फाइल लेकर घर आ पहुंचा। छोटी माँ, चाय बनाओ ना, तब तक मैं माँ के पास बैठा हूँ। माँ के पास जाते हुए सूर्या बोला। माँ, रोशनी गई है चाय बनाने। रोशनी का नाम सुनकर सूर्य के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वह अपनी खुशी को छुपाने की नाकामयाब कोशिश में बोला, रोशनी कब आई?
माँ, हाँ, मुझसे मिलने के लिए आई है। रोशनी भी सूर्य का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने सबको चाय दी। दोनों की हंसती हुई नजरें एक दूसरे से मिली। माँ, रोशनी, आज तुम कहीं पर भी मत जाना, यहीं रुक जाओ। सूर्य, मुझे फोन दे, मैं दीपक को फोन करके बोल देती हूँ। नहीं आंटी जी, मुझे थोड़ी देर में जाना होगा। माँ, नहीं नहीं, आज तू कहीं पर भी नहीं जाएगी। सुबह तुझे सूर्य वहां पर छोड़ देगा। छोटी माँ, रोशनी, दीदी सही कह रही हैं। आज रात रुक जाओ हमारे साथ। माँ ने सूर्य के हाथ में से फोन लिया और दीपक को भी बता दिया। मैं आज हम सबके लिए पनीर बिरयानी बनाऊंगी, छोटी माँ ने कहा। सूर्य के चेहरे पर मुस्कान खिलाई। वह फिर से जेल पर गया। उसने अपना सबका सब काम निपटाया और जेल की विजिट की। शाम को जब वह घर आया तब पूरा घर सबके हंसने की आवाज़ों से भरा हुआ था। उसने सबके साथ साथ खाना खाया, गप्पे लड़ाए और फिर जब वह बालकनी में खड़ा था तब रोशनी भी वहां पर आई। कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ सर। रोशनी, प्लीज ये सर सर बोलना बंद करो, ये जेल नहीं है। लेकिन सर। रोशनी, प्लीज। सूर्य के शब्दों में प्यार साफ झलक रहा था। वहाँ चाची की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन जब से तुम गई हो तब से बिल्कुल शांत रहने लगी हैं, किसी से कुछ बात भी नहीं करती हैं। वह अब तो। सर, सॉरी सूर्या जी, अगर हो सके तो किसी आश्रम में उनका तबादला करवा दीजिए, वहाँ पर वह अच्छे से रह सकेंगी। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द यह हो सके। ठीक है सूर्या जी, वो बाबू है ना, कैदी नंबर 413 है, उसका शहर के बाहर भावनी मंदिर के पास ड्रग्स का अड्डा है। वहीं पर से वह जेल तक माल सप्लाई करते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे शुरू से ही बाबू पर शक था और कुछ ऑफिसर्स पर भी। एक दिन आधी रात को जब ये हलचल चल रही थी तब वहां जाकर मैं ये सब कुछ पता लगा कर आई थी। सूर्य गुस्सा करते हुए, तुम ये मुझे भी कह सकती थी ना। हाँ, लेकिन तब मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन तुम्हें इस तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए था। वह बहुत ही खतरनाक लोग हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सूर्य ने रोशनी के एकदम करीब आकर कहा, किसी पर भी शक हो तो मुझे तुरंत बता देना। मैं नहीं चाहता तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचे। रोशनी भी सूर्य की आंखों में खो सी गई। उसके बालों की लटें उसके चेहरे को छू रही थी। सूर्या ने अपनी उंगलियों से उसकी लटें उसके कानों के पीछे कर दी। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर रोशनी ने अपनी नजरें झुका ली और जाने लगी तो सूर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर और बैठो ना रोशनी। रोशनी शर्माकर वहीं बैठ गई। दोनों ने थोड़ी और देर वहीं बैठे बैठे बात की और फिर सोने के लिए चले गए। दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते हुए सो गए। सुबह नाश्ता वगैरह करके सूर्य रोशनी को छोड़ने के लिए माया के घर तक गया। गाड़ी में बैठे बैठे दोनों जेल की बातचीत करते रहे। सूर्य ने रोशनी को घर छोड़ा और जेल चला गया। फिर दोपहर 12 बजे के आसपास सूर्य फिर से घर आया और माँ के साथ वह खाना खाने के लिए बैठा। माँ, क्यों सूर्य, आज जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर से काम पर नहीं भागना है क्या? सूर्य, नहीं माँ, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करने के लिए आया हूँ। माँ, हाँ कहो ना, क्या कहना है? माँ, मैं रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? माँ प्लीज मेरी बात समझो। तुम मेरी बात समझो सूर्या, वह एक कैदी थी। मैं कैसे उसे अपनी बहू बना सकती हूँ? परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? माँ, क्या तुम थोड़ी देर वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने बेटे की खुशी के बारे में नहीं सोच सकती हो क्या? लेकिन तुम कैसे पूरी जिंदगी के लिए किसी गुनहगार का विश्वास कर सकते हो? तुम इस बात को यहीं पर छोड़ दो सूर्या। मैं अब एक और बार भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम अपने इसी इरादे पर अटल रहे तो इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ये क्या बोल रही हो तुम? समाज की बातें क्या तुम्हारे लिए अपने बेटे के प्रेम से भी महत्वपूर्ण है? तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। देखो माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी के साथ ही। उसके बगैर मैं किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता।
मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद सूर्य गुस्से में आकर वहां से निकल गया और अपने काम पर चला गया। अगले दिन जब रोशनी सूर्य के घर माँ की तबीयत पूछने आ रही थी, तो जैसे ही दरवाजे पर आई उसके कानों में अपना नाम पड़ा तो उसके कदम वहीं रुक गए। माँ सूर्य से कह रही थी, हम इतने दिनों से तुम्हें शादी करने के लिए कह रहे थे, इतनी सारी लड़कियों के साथ बात कर रहे थे, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और अब अचानक से रोशनी के साथ शादी करने का भूत चढ़ गया है। हाँ, तो रोशनी में क्या खराबी है? पढ़ी लिखी है, अच्छे काम करती है, नेक दिल और साफ इरादे हैं, सुंदर भी है, और सबसे बड़ी बात, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो आपको दिक्कत क्या है इस बात में? माँ, वह एक गुनहगार है, तुम ये भूल गए हो क्या? इतनी लड़कियों में तुम्हें वही मिली थी प्यार करने के लिए। ये सब सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य उससे प्यार करता है और उससे शादी करने वाली बात पर खुश होना चाहिए, या माँ की अपने खिलाफ कटु वचन सुनकर डूब मरना चाहिए। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वो बेजान सी कुछ देर वहीं खड़ी रही। सूर्य ने उसके बाद जो भी बोला उसे वो सब सुन ही नहीं पाई। उसने अपने कदम पीछे कर लिए। गमों के सागर में डूबी रोशनी बस चलती ही जा रही थी। तभी उसके पीछे से अचानक थाई थाई करती कई गाड़ियां आई और झट से रोशनी को उठाकर गाड़ी में डालकर गाड़ियां तेज रफ्तार से चली गई। रोशनी के होश खराब हो चुके थे। वो बेतहाशा चिल्लाए जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी सारी बिजलियां एक साथ कैसे टूट पड़ी उस पर। सभी गाड़ियां बीच पर जा पहुंची। रोशनी चिल्ला रही थी, कौन हो तुम लोग? तभी उसने से एक आदमी ने उसे बहुत तेज थप्पड़ जड़ दिया। उसके होंठ से खून निकल आया। गाड़ियां रुकी और गाड़ी से एक खूंखार आदमी नीचे उतरा। उसके लिए चेयर बिछाई गई। वो उस चेयर पर आकर बड़े स्टाइल से टांग के ऊपर टांग रखकर बैठा और अपने दोनों साइड इधर उधर कई आदमी खड़े हो गए। एक आदमी ने उसके हाथ में फोन थमाया। उसने फोन पर बोलना शुरू किया, क्या रे, बहुत गर्मी है तेरे अंदर? हिम्मत है तो आ और ले जा अपनी लवर। दूसरी साइड सूर्य सुनकर हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। रुक तू वहीं, रुक, आता हूं मैं अभी। और अगर रोशनी का एक बाल भी बांका हुआ तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उधर से फोन पर खूब हंसने की आवाज आने लगी। सूर्या तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी हाई स्पीड से बीच पर लेकर पहुंच गया। वहां जाते ही उसने देखा रोशनी का एक हाथ एक आदमी ने बेदर्दी से पकड़ा हुआ है और एक हाथ दूसरे आदमी ने। रोशनी ने जब सूर्या को देखा तो उसके कुछ जान में जान आई। रोशनी को ऐसी हालत में देखते ही सूर्य की तरह गर्म हुआ। वो दौड़ता हुआ रोशनी के करीब पहुंचा और उसने एक लात एक आदमी को मारी और एक लात दूसरे आदमी को। दोनों दूर जाकर पड़े। सूर्या ने रोशनी को अपने सीने से लगा लिया। उसके होंठों का खून देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, गौरी शंकर। उसकी आवाज पूरे बीच पर गूंज गई। आसमान के परिंदे डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। गौरी शंकर, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है गौरी शंकर, और जो तूने किया वो सही था। मेरे बेटे को मारा तूने। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। गौरी अपनी चेयर से खड़ा हो गया और आगे बढ़ते हुए सूर्य के पास पहुंच गया। सूर्या, तेरे जैसे और तेरे बेटे जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं, जो मासूम लड़कियों की इज्जत से खेल कर उन्हें मार डालते हैं। मुझे तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। मुझसे चूक हो गई। काम अधूरा रह गया, लेकिन वो अधूरा काम अब पूरा करूंगा। सूर्या की बातें सुनकर गौरी खूब हंसता है। साथ में उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। सूर्य गौरी के सीने पर लात मारकर गिरा देता है। गौरी दूर जाकर पड़ता है। दो आदमी उसे तुरंत उठाते हैं और कुछ आदमी सूर्य को पकड़ लेते हैं। रोशनी एक तरफ खड़ी हो जाती है। सूर्य उसके आदमियों से कहता है, मुझे इस तरह से पकड़ने या मारने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हाँ, हासिल तो तुम्हें तब होगा जब तुम अपने बॉस को खत्म करोगे। उनमें से एक आदमी बोलता है, ओए हीरो, ज्यादा शान पत्ती मत दिखा। गौरी की आंखों में अब और ज्यादा गुस्सा उतर आया था। वो खड़ा होकर रोशनी के पास जाता है और उसके बाल मुट्ठी में पकड़कर कहता है, इसमें बसती है ना तेरी जान? देख अब तू कैसे तेरे जिस्म से तेरी जान को अलग करता हूँ। सूर्या, गौरी, रोशनी को छोड़ दे।
गौरी उसके बाल खींचने लगता है तो सूर्या एक एक करके सभी आदमियों को गिरा देता है और भागकर गौरी को मारकर गिरा देता है। दोनों की खूब हाथापाई होती है। तभी अचानक गौरी के सीने में गोली लगती है। दोनों के होश उड़ जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके आदमियों ने ही उस पर गोली चला दी थी, क्योंकि सूर्या ने उन्हें उन्हीं के बॉस की दौलत का लालच तो दे डाला था। उन्हें अच्छे से पता था कि बेटा मर चुका है, ये मर जाएगा और कोई वारिस भी नहीं है, तो इसकी दौलत पर ऐश करेंगे। सूर्य की हंसी छूट जाती है। गौरी लहूलुहान होकर नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें चल रही थी। सूर्य उसके पास आकर बैठकर कहता है, तेरे खरीदे गए भाड़े के टट्टू ने ही आज तुझे मौत के घाट उतार डाला। अब जा नर्क में, तेरा बेटा तेरा कब से इंतजार कर रहा है। कहता हुआ सूर्य उठकर चलने लगता है। आगे बढ़ता है, रोशनी की तरफ देखता है। रोशनी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। सूर्य रोशनी की तरफ बढ़ ही रहा था कि देखते ही देखते रोशनी के कंधे में गोली लगती है। सूर्य की आंखें फटी रह जाती हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, गौरी ने गोली चलाई थी। सूर्य एक नजर गौरी को देखता है, एक रोशनी को। गौरी की तरफ कदम करता है तो देखता है वो अपने प्राण त्याग चुका है। वो रोशनी की तरफ दौड़ता है। रोशनी समुद्र के किनारे थी। गोली लगने से वो समुद्र में गिर रही थी। सूर्य रोशनी को देखते हुए जैसे ही दौड़ता है, उसके सिर में अजीब सा झटका लगता है। वह जैसे ही रोशनी जब गिरते हुए सूर्य को देख रही थी तो उसके सिर में भी झटका लगता है और दोनों की आंखों के आगे एक नकारात्मक सी तस्वीरें उभरने लगती हैं, जो कुछ ही पल में सकारात्मक दृष्टि में बदल जाती हैं। जहां कविता ने अपनी छोटी बहन अक्षिता और अपने मानू की शादी हो जाने पर उनकी खुशी के लिए जहर खा लिया था, अब मुझे कोई यशवंत, कोई अम्मा, कोई अक्षिता, कोई भी रिश्तेदार और तेरा स्वार्थी परिवार कोई नहीं जगाएगा और ना ही तुझ पे चिल्लाएगा। अब तुझे कोई बाजारों नहीं बुलाएगा। अब तुझे मजदूरों की तरह काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी दिन 2 पैसे कम लाने की वजह से तुझे कोई भूखा रखने की धमकी नहीं देगा। अब किसी को तुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। सो जा मेरी बच्ची, इस जालिम दुनिया ने तुझे बहुत सताया है। अब तू चिरनिद्रा में सो जा सदा के लिए। तेरी वजह से किसी की अब बदनामी भी नहीं होगी, ना ही तेरी बहन को तुझसे कोई खतरा होगा। धीरे धीरे उसका शरीर शून्य पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने मयंक का चेहरा घूम रहा था। फिर वो चेहरा अचानक अंधेरे में कहीं गुम हो गया और रोशनी पानी में गिर पड़ी। इधर सूर्या, और हाँ, मेरे अंतिम कर्म का अधिकार मैं तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझ जैसी बाजारों गिरी हुई लड़की का अंतिम संस्कार अपने पवित्र हाथों से कैसे करेंगे, इसीलिए ये काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ, अगर तुम्हारी पत्नी को कोई ऐतराज ना हो तो। वरना जहाँ मैं मरने जा रही हूँ वहाँ जल देवता काफी नजदीक हैं। चाहो तो मेरे लावारिस शरीर को पानी में भी फेंक सकते हो। अगर तुम ना कर पाना तो खाली चचा से कह देना, वो कर देंगे। वैसे भी बेजान शरीर का तो हर धर्म अपना ही होता है, और मैं किससे कहूँ, तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। और हाँ, एक बात और, मेरी कमाई के रुपये जो कि श्यामा ने तुम्हें दिए हैं, इससे अपने और अक्षु के लिए अपनी शादी का कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना। अब तुम्हारी शादी में तो मैं नहीं थी, पर तोहफा तो देना बनता है। अरे भाई, आखिर तुम्हारी बड़ी साली जो हूँ मैं। पर देखो ना, कहाँ तुम इतने बड़े अमीर आदमी एसीपी मयंक रायज़ादा, और कहाँ मैं एक गरीब मजदूर। तुम्हारी मेरी तो कोई बराबरी है ही नहीं। पर अब इस गरीब साली का फर्ज भी आड़े आ रहा है, तो बड़े ही अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ कि तुम्हें किसी सस्ते तोहफे से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, समझ गए मानू। लावारिस कविता। कविता के जाने के 5 साल बाद ही एक मिशन के दौरान मयंक के सीने पर कई गोलियां लगने से वो भी अपनी कवि के पास पहुंच चुका था। सूर्य और रोशनी यानी मयंक और कविता का पिछला जन्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अक्सर सूर्य को परेशान करने वाले सपने में जो लड़की सूर्य को अपने पास बुलाती थी, आज उसका चेहरा पूरी तरह से साफ दिख चुका था। उसके बालों का पहरा उसके चेहरे से आज हट चुका था। कविता, सूर्य बहुत तेजी के साथ चिल्लाता हुआ कविता के पास पहुंचता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और बदहवास सा हो जाता है। मेरी कवि, आ गया तुम्हारा मानू। कवि, आंखें खोलो,
रोशनी जब आंखें नहीं खोलती तो सूर्य जल्दी से उसे उठाकर गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। रोशनी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। सूर्य की माँ और छोटी माँ भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अपने बेटे को ऐसी हालत में देख मालती जी बहुत रोती हैं। मीना जी भी बहुत रोती हैं। मीना जी मालती जी को सांत्वना देती हैं। सूर्या मालती जी के पास आता है तो सूर्य को अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर रोशनी की गोली निकाल देती हैं, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल थी उसकी। डॉक्टर्स भी हाथ अब खड़े कर चुके थे। सूर्य दौड़कर ऑपरेशन थिएटर में ही पहुंच जाता है। रोशनी बेजान से पड़ी हुई थी। सूर्य रोशनी का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ कवि, इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। भगवान ने हमें इस जन्म में एक होने के लिए भेजा है, फिर से अलग होने के लिए नहीं। उठो कवि, देखो तुम्हारा मानू। रोते हुए उसके चेहरे पर अपना चेहरा रख देता है। उसके आंसू की बूंदें रोशनी के चेहरे पर गिरती हैं तो रोशनी हरकत में आती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मानू, वो बहुत दबी आवाज में पुकारती है। सूर्य अपना चेहरा उठाकर उसे देखता है तो उसका माथा चूम लेता है और दोनों बहुत रोते हैं। बाहर खड़ी दोनों माएँ भी सब सुन लेती हैं। उन्हें आश्चर्य के साथ साथ बड़ी खुशी होती है। रोशनी का काफी दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। सूर्या और माँ की देखभाल और प्यार से वो जल्दी ठीक हो जाती है। फिर दोनों मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। सूर्या और रोशनी दरवाजे पर खड़े होकर डोर बेल बजाते हैं। 3 से 4 बार डोर बेल बजाने पर दरवाजा खुलता है। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी होती है, अपनी बूढ़ी आंखें झपकाती हुई। कौन? एकदम से आंखें बड़ी हो जाती हैं। कौन? कविता मयंक? उन महिला का मुंह खुला रह गया। उन्हें ऐसे अपने दरवाजे पर खड़ा देख तभी रोशनी भी बोलती है, अक्षिता। फिर दोनों झट से गले लग जाती हैं। अक्षु, मेरी बहन। कविता दीदी। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के सीने से चिपकी खड़ी रहती हैं। फिर दोनों अलग होती हैं। मानो, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? तीनों अंदर जाते हैं। सामने दीवार पर ही कवि और मानू का बड़ा सा फोटो फ्रेम लगा हुआ था, जो उनकी कॉलेज की फोटो थी। दोनों उस फोटो को देखकर बहुत भावुक हो उठे। अक्षु, मुझे अपनी बूढ़ी आंखों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि दोनों का पुनर्जन्म देकर मिला दे भगवान। एक वो दिन था जब तुम दोनों इसी दरवाजे पर खड़े थे। तब मेरे अंदर कवि को लेकर हद से ज्यादा नफरत थी। और एक आज का दिन है, 35 साल बाद तुम दोनों फिर से इसी दरवाजे पर आए। लेकिन आज मेरे दिल में नफरत नहीं, प्यार है, पश्चाताप की अग्नि है। मैं कब से इस आग में जल रही हूँ। शायद भगवान ने मुझे अभी तक इसीलिए ही जीवित रखा, ताकि मैं तुम दोनों के सामने अपना प्रायश्चित कर सकूं। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ मेरी बहन। मैं तो माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दे कवि। अक्षु फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी ने उसे सीने से लगा लिया और खुद भी बिलख पड़ी। आज दो बहनों का मिलन हो रहा था, जो पिछले जन्म में गलतफहमी के चलते दोनों बिछड़ गई थी। सूर्या दोनों को चुप करता है। फिर अक्षु माहौल को कुछ शांत करने की कोशिश करती है। अच्छा मयंक, अजीब संयोग है कि तुम इस जन्म में भी एक पुलिस ऑफिसर ही हो। हाँ, पिताजी की इच्छा थी कि मैं एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बनूं। मम्मी पापा तो अब जीवित नहीं होंगे, लेकिन राशि और किशोर भैया भाभी के बच्चे सब कहाँ हैं अक्षु? राशि अपने पति और बच्चों के साथ यूएसए में सेटल्ड है और भैया भाभी न्यूजीलैंड हैं। अच्छा चलो, बातें बहुत हो चुकी, हमें अब निकलना है। अपना जरूरी सामान पैक करो फटाफट। सूर्य की बात सुनकर अक्षु चौंक गई। हाँ अक्षु, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। चलो जल्दी करो, मैं मदद करती हूँ। रोशनी ने उठते हुए अक्षु का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाते हुए बोला। अक्षु इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सूर्य और रोशनी ने उसे मना ही लिया और उसे अपने साथ गोवा ले आए। रोशनी ने अपना बंगला अक्षु और छोटी माँ के नाम कर दिया, जिसे उन्होंने वृद्धजनों का आश्रम बना दिया।
अरे रोशनी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी नहीं पी। चलो आज सबको तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पिलाओ। माँ ने रोशनी को कहा तो सूर्या और रोशनी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर रोशनी किचन की तरफ कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। सब लोग हंस रहे थे और पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। तभी घर की घंटी बजी और दो मेहमान घर पर आए। सूर्या ने रोशनी को पानी लेकर बाहर बुलाया। माया और दीपक घर पर आए थे। सूर्या ने ही उन्हें पहले से बुला लिया था। सूर्या ने ही उन दोनों को सब कुछ बताकर ये खुशखबरी सुनाई। उन्हें भी उनके पुनर्जन्म का सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। माया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रोशनी ने दोनों को कॉफी पिलाई। 15 दिनों के बाद शादी का मुहूर्त तय किया गया। शादी का आयोजन एक मंदिर में ही होना था। सब मेहमानों को न्योता भी दे दिया गया। माँ, माया और छोटी माँ अक्षु सब रोशनी को लेने के लिए आए। रोशनी, तुम तैयार हो ना? चलो वक्त हो गया है। माँ की नजर रोशनी पर पड़ी। अरे कितनी सुंदर लग रही है तू। सबने रोशनी की बधाई ली। माँ ने रोशनी के हाथों में गहने दिए। अरे माँ, ये सब गहने अब तुम्हारे ही हैं। माया, इसे अच्छे से तैयार करके ले आना। माया ने रोशनी को तैयार किया और बाहर ले आई। रोशनी की नजरें सूर्या को ही ढूंढ रही थी। रोशनी माया और अक्षु के साथ ही गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंची। सूर्या तब तक वहां पहुंच चुका था और थोड़ी ही देर में मंदिर में शादी की विधि शुरू हो चुकी थी। सूर्या ने रोशनी की मांग में सिंदूर लगाया और उसे मंगलसूत्र पहनाया। दोनों ने 7 वचन दिए एक दूसरे को, हमेशा साथ रहने का वादा किया। 7 फेरों के लिए और एक दूसरे के साथ ही बन गए हमेशा के लिए। जो शादी पिछले जन्म में होनी थी वो इस जन्म में संपन्न हुई। रोशनी और अक्षु एक दूसरे से लिपटकर खूब रोई। उन्हें देख सूर्या पे अपने आंसू बहाने से रोक नहीं पाया। वहां मौजूद सब लोग भावुक हो उठे। शादी की खबर जेल में भी पहुंच गई। कुछ लोगों को आश्चर्य भी हुआ, लेकिन इसके साथ सूर्या ने बेशक समाज को भी एक प्रेरणादायक उदाहरण दे दिया था। रोशनी ने गृह प्रवेश किया। दोनों देव और देवी जैसे लग रहे थे साथ में। फिर घर में पूजा रखी गई। शादी का दिन बीत गया। दूसरे दिन की सुबह घर में सोने का सूरज उगा कर लाई। सब लोग बहुत ही खुश थे। यह बात कि अब घर में सूर्य की पत्नी भी आ चुकी है, हर पल माँ को दुगनी खुश कर देती थी। सूर्य रोशनी की तरफ गया और उसे बुलाया। हाँ बोलो, कहीं बाहर जाना है क्या? रोशनी के करीब आते हुए, नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे रोशनी के पास जाना है। अरे, आप क्या कर रहे हैं? जरा देखिए तो सही, घर में अभी भी मेहमान हैं। मुझे पता है घर पर मेहमान हैं, तो क्या मैं अपनी बीवी से प्यार भी नहीं कर सकता क्या? रोशनी शर्मा कर मुस्कुराने लगी। सूर्या ने कस के रोशनी को गले लगा लिया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों एक दूसरे के आगोश में चुपचाप खड़े हुए थे। रोशनी के आंसू बरसकर सूर्य की छाती से होकर दिल तक पहुंच रहे थे। सूर्य और रोशनी दोनों बहुत भावुक हो चुके थे। रोशनी की आंखों में से आंसू निकलते बंद ही नहीं हो रहे थे। सूर्य ने रोशनी के आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगाए रखा। रात हुई और सब मेहमान चले गए। सब लोग खाना खाकर सोने चले गए थे। माया और अक्षु ने रोशनी को बहुत ही अच्छे से तैयार किया और उन्होंने रोशनी को सूर्य के कमरे में छोड़ दिया। वह शर्म से पूरी की पूरी पानी पानी हो रही थी। शर्म की वजह से आज रोशनी से कुछ आई गठरी बनी बैठी थी। तभी सूर्य कमरे में आया। रोशनी को इस तरह से शर्माती हुई देखकर वह हंसने लगा। वह धीरे धीरे रोशनी के पास गया। अपनी लज्जित आंखों को रोशनी ने अपने हाथों से ढक दिया। सूर्य ने उसके हाथ हटाए तो रोशनी ने आंखें मूंदकर अपने अस्तित्व को सूर्य के हवाले कर दिया और सूर्य ने अपने आप को रोशनी के आगोश में हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। अगली सुबह बिल्कुल अलग तरह से प्रकाशित थी। रोशनी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। सूर्य जब नाश्ता करने के लिए बाहर आया तो उसे रोशनी बिल्कुल अलग ही रूप में और सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रोशनी ने वाइन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथों में अभी भी मेहंदी सज रही थी। दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते रहे। 1 साल बाद दोनों की गोद में एक नन्हा मुन्ना आ गया, जिसका नाम उन्होंने मयंक रखा। कुछ टाइम बाद रोशनी ने अपने डैड की डूबी कंपनी फिर से खड़ी की और एनजीओ और जेल के कैदियों के हित के लिए काम करने लगी। तो गाइस, कैसा लगा आपको कविता और मयंक का पुनर्जन्म, सूर्य और रोशनी की प्रेम कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।